तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले आप देखिए 2 लगातार क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए हैं यानी कि प्रायिकता के, तो ये भी आपको पढ़ना है। यदि आपका ये पोर्शन वीक है तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से अगर आपका अच्छा कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन बने हैं यानी कि 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर बनाए जाते हैं, उनके क्षेत्रफल समान है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या है? तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या है? देखिए पहली चीज तो ये दी है कि समान आधार पर बनाए जाते हैं, उनके क्षेत्रफल भी कैसे हैं? समान है। तो एक समांतर चतुर्भुज है और एक यहाँ पर त्रिकोण। त्रिकोण से मतलब क्या है? त्रिभुज से। अगर त्रिकोण लिखा है मतलब 3 कोण, और 3 कोण किसमें होते हैं? तो आप कहेंगे त्रिभुज में। तो ध्यान रखना ये त्रिभुज का एक और नाम है त्रिकोण। अगर कहीं लिखा है तो आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है कभी, तो आपको बता दें त्रिकोण मतलब क्या होता है? त्रिभुज। भुज का मतलब होता है भुजाओं से, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिकोण मतलब जिसमें 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण त्रिभुज में ही होते हैं। तो त्रिकोण क्या होता है? त्रिभुज से मतलब है। बोले एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर बनाए जाते हैं, उनके क्षेत्रफल समान है। तो अब देखिए त्रिभुज की परिभाषा की अगर बात करें कि त्रिभुज होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? त्रिभुज की, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, अभी आपको एक नया नाम पता चला इसका, त्रिकोण। ठीक है ना, तो त्रिकोण के नाम से हम इसको भी जानते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तो एक ऐसी आकृति, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा बहुभुज जो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। बहुभुज होता है ये। त्रिभुज क्या होता है? बहुभुज का सबसे पहला स्टार्टिंग पार्ट है, यानी कि बहुभुज की शुरुआत ही त्रिभुज से होती है। तो एक ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज की अगर हम सिंपल परिभाषा की बात करें कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप कहेंगे 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये त्रिभुज की परिभाषा हो गई। ठीक है, त्रिभुज एक बहुभुज का प्रकार होता है। त्रिभुज एक बहुभुज होता है, ऐसा लिख लीजिए कि त्रिभुज एक बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज होता है। ये बहुभुज का एक प्रकार है। तो यहाँ से हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है, तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है, बहुभुज का एक प्रकार है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें, अगर हम बांटे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम त्रिभुज के प्रकारों की बात करें कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, तो त्रिभुज के प्रकार की हम बात करें तो 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, एक तो हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक एक से हम इन सबके फॉर्मूले भी जान लेंगे, जिससे आपका लगभग त्रिभुज का सारा पार्ट, आपका 80% पार्ट यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मूले से लेकर सारी चीज़ें परिभाषाओं तक। और एक होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर हम बात करें कि त्रिभुज जो है वो
कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब इनकी परिभाषाएं आप सुन लीजिए। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं। इसको हम मेंशन किए रहे एक डायग्राम के माध्यम से। एक डायग्राम हमने बना दिया, इस डायग्राम को हमने त्रिभुज ए बी सी नाम दे दिया। इसमें ए बी ए सी और बी सी कैसे हैं, सभी बराबर हैं। इसको हमने स्मॉल ए नाम दे दिया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर स्मॉल ए, यानी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। पॉइंट नंबर 1, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में इसके तीनों कोण, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना होता है, 60 डिग्री। हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण भी इसके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक चीज और सुन लें कि समबाहु त्रिभुज में उसका परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि समबाहु त्रिभुज में उसका परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगर हम बात करें कि केंद्रक क्या होता है, और अगर हम बात करें कि लंब केंद्र क्या होता है, अगर हम बात करें परिकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोणों का समद्विभाजक क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। लंब समद्विभाजक क्या कहलाता है, आपका परिकेंद्र कहलाता है। इस तरीके से इनकी परिभाषा है। तो अब बहुत डीप चले जाएंगे, तो इसमें जितनी काम की चीज़ें उनको आप समझ लें। समबाहु त्रिभुज हमने समझा, इसमें तीनों भुजाएं और तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो लंब केंद्र किससे बनता है, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज में मध्यिका, ऊंचाई और अगर हम बात करें कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक, ये चारों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वही उसका लंब समद्विभाजक भी होता है, वही उसका कोण समद्विभाजक भी होता है, ठीक है। और वही उसका क्या होता है, मध्यिका भी होती है, ऊंचाई। तो अब समबाहु त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ऊंचाई h दे दें, स्मॉल h नाम दे दें, तो स्मॉल h की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 a के रूप में, ठीक है। अब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके अगर हम परिमाप की बात करें कि इसका परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर तीनों भुजाओं का योग। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की केवल ऊंचाई दी हो, अगर आपको समबाहु त्रिभुज की क्या दी हो, ऊंचाई दी हो, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जब ऊंचाई दी हो तब क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का h² कितना होता है, h² जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हो। ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं, अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में। अभी हम समद्विबाहु और विषमबाहु की भी इसी तरीके से चर्चा करेंगे। फिर हम कोणों के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं उनकी बात करेंगे। फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए इनसे रिलेटेड, ठीक है। अब आप देखिए समबाहु त्रिभुज की जब आपको ऊंचाई दी हो तब क्षेत्रफल क्या होता है, h²/√3। अगर हम बात करें इसकी परित्रिज्या कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है, तो आपको बता दें यदि समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनता है तो उस वृत्त की त्रिज्या को हम परित्रिज्या कहते हैं। तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल R बराबर होता है आपका a/√3, जहाँ a ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज की भुजा है। जहाँ जहाँ भी a लिखा है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अगर हम बात करें अंतः त्रिज्या की, अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितनी होती है, तो अगर हम अंतः त्रिज्या की बात करें तो स्मॉल r बराबर होती है a/√3। अब परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो अनुपात है वो होता है 2:1। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और लिख लीजिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लीजिए, परिवृत्त
परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, और अंतःवृत्त के का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो आपका 4:1 के अनुपात में होता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि परिवृत्त होता है क्या है। देखिए, अगर एक समबाहु त्रिभुज ये बना है और इसके बाहर आप ये वृत्त बना रहे हैं, इसके बाहर ये वृत्त बना रहे हैं, ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, स्मॉल a के बराबर है। तो ये जो वृत्त बन रहा है ये क्या कहलाता है, परिवृत्त। ये क्या कहलाता है, परिवृत्त। और इस वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे इस वृत्त का केंद्र कहलाता है परिकेंद्र। इस वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र। इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है, मतलब केंद्र से इस समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष तक की दूरी जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसको परित्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो ये कैपिटल R होती है जिसकी वैल्यू हमने अभी लिखी, तो ये आपकी परित्रिज्या होती है। ये क्या होती है, परित्रिज्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने जाना कि परिवृत्त क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि अगर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बन रहा है तो ये अंतःवृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, यानी कि केंद्र से भुजा तक की दूरी, ये आपकी अंतः त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, a/√3 होती है। अगर हम बात करें अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या और ये अंतःवृत्त, तो अब क्या रह गया आपका, इसका केंद्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। इसका केंद्र क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो इस प्रकार हमने परिवृत्त जाना, अंतःवृत्त जाना, परित्रिज्या जानी, परिकेंद्र जाना, अंतः केंद्र जाना, अंतः त्रिज्या को जाना, उनके साथ में फॉर्मूले भी जाने। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बातें हैं जिनको हमने जाना। ये सारी बातें आप कर लेंगे तो शायद आपको ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में आगे बहुत जगह ये मदद देंगी। क्लियर होगी बात। तो देखिए, ये हमारी बात होगी समबाहु त्रिभुज के बारे में। इसकी परित्रिज्या, अंतः त्रिज्या, सारी चीज़ें जान ली। ऊंचाई आपको दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप के बारे में जान लिया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की। तो देखिए सेकंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट था, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली। सबसे पहले हमने किसके बारे में जान लिया, समबाहु त्रिभुज के बारे में। और इसके बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली। ये सब चीज़ें किसके बारे में है, समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के अलावा कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर। तो हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, इसको हमने नाम दिया PQR। इसकी दो भुजाएं ये वाली कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज के हम केवल किसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं। तो आप कहेंगे सर पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि PQ बराबर किसके है, तो आप कहेंगे PR के है। साथ में दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि कोण Q बराबर किसके है, कोण R के है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे BY4 √4 A² - B²। ठीक है। और अगर हम परिमाप की बात करें कि इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 2A + B। और अगर A के फॉर्म में लिखना होता है तो ये होता है A√2 √2 + 1। ठीक है। अभी हम समझते हैं कैसे। ये तो समकोण समद्विबाहु का लिख लिया, तो ये 1 मिनट रुकिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए, 2A + B हो जाएगा। ठीक है। समकोण समद्विबाहु का हो गया ये, तो ये समकोण समद्विबाहु का केस बन जाएगा। केवल 2A + B ही होता है ये समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का एक प्रकार और होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये उसका परिमाप हो गया था। आगे वाला नेक्स्ट। ठीक है। तो अब देखिए, आपने बात जानी कि अब इसमें जानना है आपको क्या है कि यहाँ पर B क्या है और A क्या है। तो B तो यहाँ पर आधार है और A क्या है, समान वाली भुजा, दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A क्या है, समान भुजा है। A यहाँ पर क्या है, समान भुजा है। जबकि B की अगर हम बात करें कि B क्या है,
देखिए ए की बात करते हैं हम और फिर बी की बात करते हैं। ए क्या है आपकी समान भुजा, तो ए को आपने लिख लेना है यहाँ पर समान भुजा, मतलब जो दोनों तरफ बराबर भुजाएं होती हैं ना उसको हमने स्मॉल ए माना। और अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है असमान भुजा या आधार, बी क्या है असमान भुजा या आधार, असमान भुजा या आधार। ठीक है, अब आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज में तो आपने निकालना बता दिया, परिकेंद्र अंतःकेंद्र कैसे निकालते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में कैसे निकालते हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला बताएंगे जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज पर भी अप्लाई होगा और विषमबाहु त्रिभुज पर भी अप्लाई होगा। पहले हम किसको जान लें कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, फिर हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखेंगे परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का, जो कि पर्टिकुलर समबाहु त्रिभुज में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, विषमबाहु में भी लगा सकते हैं, समद्विबाहु में भी लगा सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी थर्ड पॉइंट की। थर्ड आपका क्या है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं अलग, यानी कि अगर ये ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज है तो ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को हमने स्मॉल सी नाम दे दिया। तो जब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो अलग हो, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर ना हो और तीनों कोण भी बराबर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर हम पहला पॉइंट इसके बारे में लिखें, किसके बारे में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, तो आप कहेंगे ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बी सी बराबर नहीं है सी ए के, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कोण ए बराबर नहीं है कोण बी और बराबर नहीं है कोण सी। मतलब विषमबाहु त्रिभुज में ना तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ना ही तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जाना। ठीक है, अब हमने जैसा कि आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या निकालने का। अगर वो फार्मूला आपको पता है तो आप समबाहु त्रिभुज की भी परित्रिज्या अंतःत्रिज्या उसके माध्यम से निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज की भी और समद्विबाहु त्रिभुज की भी। तो देखिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फार्मूला वो लिखे ले रहे हैं। वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, अगर हम वो स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें, स्टैंडर्ड फार्मूला किसके लिए है ये, तो फार्मूला है स्टैंडर्ड किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला है आपका परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के लिए। तो परित्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या किसी भी त्रिभुज की आपको निकालनी हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल, यानी कि तीनों भुजाएं किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी और डेल यहाँ पर क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर डेल आपको मेंशन कर दे रहे हैं नीचे, तो डेल ध्यान रखना, डेल क्या है क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज आप ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, और ए बी सी क्या है त्रिभुज की भुजाएं, ए बी सी क्या है भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। तो इस प्रकार के आप ध्यान रखना इन चीज़ों को, ये हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेंशन हो गई। और अगर आपको अंतःत्रिज्या निकालनी है, अगर आपको अंतःत्रिज्या निकालनी है, और हम किसकी बात कर रहे हैं आपकी अंतःत्रिज्या की, अगर आपको अब क्या निकालनी है अंतःत्रिज्या निकालनी है, तो देखिए अंतःत्रिज्या का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो कि आपके समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज तीनों में अप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल अपॉन एस, जहाँ पर डेल तो क्या है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन एस क्या है तो सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप है। इसको क्या बोलते हैं सेमी पैरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप बोलते हैं एस को। तो एस यहाँ पर क्या है बराबर अर्ध परिमाप के है, तो एस क्या हो गया अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो एस आपका क्या हो गया अर्ध परिमाप हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज के बारे में काफ़ी चीज़ें जाननी कि त्रिभुज होता क्या है, उसकी परिभाषा को जाना, उसके प्रकारों को जाना। प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी। फिर हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जाना, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जाना। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखना भूल गए हम विषमबाहु त्रिभुज का, तो इसका क्षेत्रफल और लिख लेते हैं और परिमाप और लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप की भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की किसकी बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे डेल बराबर कर देना जिससे आपको याद रहे, किसी भी त्रिभुज के लिए होता है डेल। तो ठीक है, चलिए आपको याद रहेगा ये एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है? ये हीरोन्स का फॉर्मूला है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब हम बात करें कि इसमें एस क्या है, तो एस इसका सेमी पेरीमीटर है, यानी कि उसको हम निकालते कैसे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी वाई 2 से, मतलब तीनों भुजाओं का योग करके आप 2 से भाग दे दीजिए तो एस निकल आएगा। तो अगर हमारे पास ये एक विषमबाहु त्रिभुज बना हुआ है ए बी और सी, जिसमें ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया। अगर हम बात करें इसके परिमाप की, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप P बराबर होता है आपका A प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग आपका परिमाप कहलाता है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज के हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में भी जाना। ठीक, अब अगर हम बात करें भाई किस चीज़ की बात करनी है, अब हमें अगला भुजाओं के आधार पर तो हो गया, और कोण के आधार पर त्रिभुजों की बात कर लेते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज, सेकंड पॉइंट जो हमारा है, कोणों के आधार पर त्रिभुज, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पहला आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा आपका है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा आपका है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो बात अगर हम आपसे करें कि न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो आपके 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण क्या हो आपके 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान के चलिए हम तीनों त्रिभुजों की अब यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमने बात किया कि ए बी सी या पी क्यू आर, मान लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो ये न्यून कोण कब होगा? जब इसका कोण P छोटा होगा किससे? 90 से। कोण Q छोटा होगा किससे? 90 से। कोण R भी छोटा होगा किससे? 90 से। मतलब तीनों कोण का मान 90 डिग्री से यदि कम होता है तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो केवल एक कोण, मतलब या तो P या कॉमा Q या कॉमा R, कोई भी एक कोण किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री के बराबर। कोई भी एक कोण, अगर P 90 हो जाता है तो बाकी 90 के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो अगर कोई भी एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर एक कोण आपने 90 के बराबर कर दिया तो दो का योग 90 होगा, उनमें से दूसरा कोई भी 90 के बराबर फिर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? जो पी क्यू आर एंगल होंगे, चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम को इधर बना लें, ये जगह ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा आपका? 90 से ज़्यादा होगा, यानी कि या तो हो सकता है पी कोण, या हो सकता है क्यू कोण, या हो सकता है आपका कोण आर क्या होगा? 90 से अधिक होगा। कोई भी एक कोण 90 से अधिक होगा, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये हमने डायग्राम यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज कब न्यून कोण होगा? जब तीनों कोण जो इसके पी क्यू आर है वो 90 से कम के हों। ये समकोण कब होगा? जब इन तीनों कोणों में से कोई भी कोण आपका क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। और ये अधिक कोण कब होगा? जब इन तीनों में से कोई भी एक कोण 90 से अधिक का हो। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपको इनकी भुजाएं दे दी जाए, इस त्रिभुज की भुजाएं दे दें, हमने मान के चलिए इस भुजा को नाम दिया A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया C। अब आपको भुजाएं दे दें और फिर आपसे पूछ लें कि बताइए ये त्रिभुज कौन सा कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है? तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए जब हमारे पास भुजाएं दी हों, क्या दी हों? भुजाएं दी हों, तो इस चीज को और समझ लो, जब भुजाएं दी हों, जब भुजाएं यानी कि त्रिभुज की साइड दी हों, भुजाएं दी हों, जब भुजाएं दी हों तो हम कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून
कोण की। न्यून कोण कब होगा? देखिए जब आपके पास भुजाएं दी हैं तो यहां पर क्या होगा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जो तीन भुजाएं हैं उनमें से आप किसी भी एक भुजा का वर्ग करते हैं और बाकी दो भुजाओं का वर्ग करते हैं और उनका योग करते हैं, तो यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कैसा होता है, छोटा होता है, तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से यदि छोटा होता है तो वो कोण कैसा कहलाता है, वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, भुजाओं के आधार पर अगर आपको पहचानना है, अगर आपको भुजाएं दे दी, क्वेश्चन में आपको भुजाएं दे दी और आपसे पूछ लें कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण, तो आपको क्या करना है, न्यून कोण की पहचान कैसे करेंगे, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये हो गई हमारे न्यून कोण की बात। अब सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम सेकंड की बात करें किसकी, समकोण की। अगर हम समकोण की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें, ये न्यून कोण त्रिभुज था और ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण की परिभाषा हो गई। ठीक है, समकोण त्रिभुज की। अगर हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, जब हमें हमारे पास क्या दी हो, भुजाएं, तो अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करें कि अधिक कोण त्रिभुज हम कैसे पहचानेंगे, जब हमारे पास भुजाएं दी हों, तो ध्यान रखना एक भुजा का वर्ग बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। यानी कि एक भुजा का वर्ग बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। एक भुजा का वर्ग बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। यानी कि ए स्क्वायर बराबर बड़ा होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। मतलब किसी भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से यदि बड़ा होता है तो वो अधिक कोण कहलाता है। तो ये हमने जाना कोणों के आधार पर त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। और साथ में हमने जाना कि यदि आपको भुजाएं दे दें और आपसे पूछ ली जाए कि बताइए न्यून कोण त्रिभुज, ये जो भुजाएं दी गई हैं किस त्रिभुज की भुजाएं, न्यून कोण त्रिभुज की, अधिक कोण त्रिभुज की या समकोण त्रिभुज की। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर बनाए जाते हैं, मतलब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज आपने समान आधार पर बनाए। तो अब आप बात करें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ओर। ठीक है, तो अब हमारे पास अभी तो हमने त्रिभुज खत्म किया, अब हम समांतर चतुर्भुज में इतना डीप आपको नहीं बताएंगे। एक चीज आपने सीख ली, समांतर चतुर्भुज का हल्का फुल्का हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं समानांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, तो हम कहेंगे कि सर इसमें पहला पॉइंट बनेगा ए बी बराबर डी सी और ए बी समांतर डी सी। विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा कि ए डी बराबर बी सी और ए डी समांतर बी सी। मतलब समानांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, एक ये पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज इसके जो विपरीत कोण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
तो हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसमें विपरीत कोण यानी कि कोण ए और कोण सी बराबर होगा। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि इसके संलग्न कोणों का योग कितना होता है 180, तो हम कहेंगे अगला फोर्थ पॉइंट इसमें बनेगा, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बनेगा कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी भी 180 होगा, कोण सी और कोण डी भी 180 होगा, कोण डी और कोण ए भी क्या होगा 180 होगा। इस चीज को आप लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करें इसके विकर्ण की, तो इसके विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते हैं, पर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो ये बराबर लंबाई के नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये ओ पॉइंट पे काट रहे हैं तो ये ओ सी बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे ओ ए के। और यहाँ पर आपका पॉइंट बात करें हम, ये आपका ओ डी बराबर किसके होगा, ओ बी के। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर 5 हमारा बनेगा कि ओ ए बराबर किसका, ओ सी का, और ओ बी बराबर किसके, तो आप कहेंगे ओ डी के। ये समांतर चतुर्भुज की ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय परिभाषा होगी। अगर हम समांतर चतुर्भुज में जाते हैं किसके, इसके क्षेत्रफल पर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए भाई, अब बात हो गई है तो बताए दे रहे हैं छठवें पॉइंट की कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, इसमें 1/2 नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक समांतर चतुर्भुज ये ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दिया ए बी सी और डी, तो इसके इस आधार पर ये ऊंचाई हमने बना दी h, और ये आधार पर नाम दे दिया हमने b, स्मॉल b। तो इसका क्षेत्रफल होगा b इंटू एच। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, b इंटू एच, ठीक। साथ में एक फॉर्मूला और बनता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको कोण दिया थीटा, कितना दिया थीटा, और आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कोण थीटा दिया और ये दोनों संलग्न भुजाएं आपको ए और बी दी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल ही है ये, ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज का, कि जब जो तो संलग्न भुजाओं की लंबाई आपको दी हो, यानी कि आपको ए बी और बी सी दो संलग्न भुजाओं की लंबाई आपको दी हो और उनके बीच बनने वाला कोण थीटा आपको दिया हो, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। कितना हो जाएगा ये, ए बी साइन थीटा। एक्चुअल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये त्रिभुज एबीसी बन रहा है जिसमें आपको उसकी दो भुजाएं दी हैं, उनके बीच का कोण दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। चूंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण उसको बराबर दो क्षेत्रफलों में बांटता है, तो ये जो ए बी सी का क्षेत्रफल है और जो ए सी डी का क्षेत्रफल ये बराबर होंगे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी साइन थीटा आ गया। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, यदि उसकी दो संलग्न भुजाएं आपको दी हो और उनके बीच बनने वाला कोण आपको दिया हो, ठीक है। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, अगर हम समांतर चतुर्भुज के परिमाप की बात करें, तो परिमाप क्या होगा, तो आपको पता है विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ये भी है, ये भी हो जाएगा, ए है तो ये भी ए हो जाएगा, यानी कि 2a + b होता है। तो जो आपके आयत का परिमाप होता है वही समांतर चतुर्भुज का भी परिमाप होता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ हम आते हैं क्वेश्चन पर। फाइनली क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर बनाए जाते हैं उनके क्षेत्रफल कैसे हैं, समान है। तो चलिए हमने एक आधार ले लिया, यहाँ पर इस आधार पर क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। अब ऐसा नहीं लिखा है कि एक ही तरफ समांतर चतुर्भुज बनाना है, चलो समांतर चतुर्भुज हमने नीचे की तरफ बना लिया, ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, समान आधार लिखा है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो ऊपर की तरफ ही बने। थोड़ा डायग्राम नीचे समांतर चतुर्भुज लग नहीं रहा है, इसको समांतर चतुर्भुज का कर देते हैं, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज से इसको बना देते हैं। तो नीचे की तरफ क्या बनाना है आपको, समांतर चतुर्भुज बनाना है। चलो तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज, ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। इसको आप मिला दीजिए तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो अगर हम इसको नाम देते हैं त्रिभुज को ए बी सी और ये डी और ये ई, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अब देखिए एक ही आधार पर त्रिकोण और समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं जिनके क्षेत्रफल कैसे हैं, समान है, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं क्या, h1, और इस समांतर चतुर्भुज के इस शीर्ष से ये ऊंचाई बना दी हमने, इसको नाम दे दिया h2, और इसका आधार देखिए जो BC है, इसको हमने नाम, इसकी मेजरमेंट मान ली कितनी,
इसकी मेजरमेंट थोड़ा दूसरे कलर से बताते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए इसको हमने मान लिया स्मॉल बी, इसको कितना मान लिया, स्मॉल बी मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ए बी सी था। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत आसान था, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। मतलब आप अगर केवल इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जितने भी पेपरों का सॉल्यूशन अभी तक कराया गया है, ये 6वां पेपर चल रहा है, 5 पेपरों का सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं। तो अगर वो 5 और ये 6वां क्वेश्चन आप सभी मिलाकर आप कर लेते हैं तो शायद ही आपको टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर ही आपको इतनी मदद कर देंगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कितना है तो आप कहेंगे बी, ऊंचाई कितनी है h1, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज कौन सा है ये, बी सी डी ई का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर कितना है बी, ऊंचाई कितनी है h2। अभी आपसे कह रहे हैं कि त्रिकोण और समानांतर चतुर्भुज समान आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफल समान है, समान है क्षेत्रफल, तो इनको बराबर कर दीजिए। यानी कि 1/2 बी h1 बराबर बी h2, ये आपके आपस में बराबर है। समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आपको दी है 5, यानी कि h2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 दी है, 5 दी है सेंटीमीटर में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर में दी है। तो आपको क्या निकालना है, त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी। तो त्रिकोण की ऊंचाई आपको बतानी है क्या होगी, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 1/2 बी से तो बी कैंसिल हो गया, h1 की वैल्यू आपको निकालनी है, h2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 × 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, जो त्रिकोण है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो ऑप्शन ए पर। अब यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से क्या सुन लीजिए, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जब एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज बनेगा तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का दुगना त्रिभुज की ऊंचाई होगी। पहली चीज इसको दिमाग में डाल लीजिए कि जब एक ही आधार पर आप एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उनके क्षेत्रफल कैसे समान है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का दुगना क्या होगा, त्रिभुज की ऊंचाई होगी। दूसरा पॉइंट, अगर एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज को बनाया गया है और उनके क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर है, उनके क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं, तो त्रिभुज की ऊंचाई का आधा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। बस इतनी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगर ये चीज आपको कंक्लूजन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर विदिन 3 या 4 सेकंड में आप कर देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।